अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और लाहौर में पेश आए एक वाक़े की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भरपूर किस्म की डिस्कशन हो रही है। मीर बलाच टीपू जिसको लाहौर में जो है मार दिया गया, और उसके बाद इसमें ऐसी स्टोरीज़ खुलकर सामने आई जिसमें पता चला कि लाहौर में आखिर चल क्या रहा था, लाहौर में बसने वाले लोगों में कौन कौन लोग शामिल थे। आज भी एक BBC पे मैंने भरपूर किस्म की स्टोरी देखी जिस पे इसको किया गया। इस तरह इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस लड़ाई को कवर कर रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद साहब, इस केस को इतनी हाइप क्यों मिली है? क्या ऐसा इस केस में था? मर्डर तो वहाँ पे होते रहते हैं, क्या था इस केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ भाई, आपको आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। देखें, जैसे आप भी कह रहे थे, मैं भी, क्योंकि आपको पता है हम लोग ये अक्सर इस तरह की स्टोरीज़ कवर कर रहे होते हैं। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, स्पेशली हम तो लाहौर एक मेहमान के तौर पे जाते हैं, जाते भी हैं 2-3 दिन रहते हैं, वापस आ जाते हैं। हम नहीं समझते थे कि लाहौर में कोई इस किस्म का सेटअप होगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड होगी, डॉन्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, दुश्मनियाँ होंगी, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो इन दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके होंगे। और हैरान कुन तौर पे आपको भी पता है, अब तो सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम है, बल्कि मीडिया के ऊपर, कि ये तीसरी नस्ल है जिसमें ये कत्ल हुआ है। मामला शुरू तो 90s से हुआ था, जब इसके दादे बिल्ला ट्रक्का वाले को मारा गया था, और ये बड़ी पुरानी दुश्मनी थी। इसके दादे को मारा गया, फिर इसके बाप को मारा गया, फिर इसको। अच्छा, इसका ये था कि जी ये लड़का जो है पढ़ा लिखा था। जब इसके वालिद जो थे बिल्ला ट्रक्का वाला के जो बेटे थे टीपू, वो जो है जब ये छोटे थे तो उन्होंने ये किया कि इनको इन दुश्मनियों से बचाने के लिए कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे, बहन भाइयों को दुबई भेज दिया था, और ये सारे दुबई में पढ़ रहे थे। वालिद इन्हीं से मिलके वापस आ रहे थे, उनको एयरपोर्ट पे निशाना बनाया गया था। ठीक है, तो वो मतलब है ये चाहते थे कि यार बच्चे मेरे इन मामलात से बचे रहें, लेकिन ज़ाहिर है एक वाक़या हो गया। इनके वालिद की जब डेथ हुई और ये लोग आए, ज़ाहिर है बाप मर गया था, तो फिर ख़ानदान वालों ने पग इसके सर के ऊपर रख दी, क्योंकि उस वक्त 15 साल का था, 16 साल का, जब उसके सर पे पग रखी गई। अच्छा, फिर इसने हैरान कुन तौर पर ना सिर्फ कारोबारी मामला संभाल लिए, बल्कि इसने उस दुश्मनी को भी आगे चलाया। आल दो ये विलिंग नहीं था इस मामले को चलाने के लिए। और आपको पता है, हमारे दोस्त को इंटरव्यू देते हुए फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इन्होंने ये भी कहा था कि जी मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों तक ये दुश्मनियाँ मुंतकिल करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और उसके लिए प्रैक्टिकली फिर इसने अमल भी किया था उसके ऊपर। ठीक है, इसने बीच में कुछ दोस्त पड़े थे जो इनके मुश्तरका दोस्त थे, इसके और तीफी भट्ट वगैरह के, वो बीच में पड़े। और फिर इतने तक भी मामला हुआ, मैं आपको ये खबर दे दूं कि मेरी इतलात ये है कि इसकी तीफी भट्ट से फ़ोन पे बात भी होती रही, और कई बार हुई, एक बार नहीं हुई। फिर ये हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसमें, मतलब अब ये चीज़ लोग नहीं बता रहे या समझ नहीं आ रही कि इससे एक गलती हुई, और वो गलती ये थी कि इसने जाकर एक रात को पहले गोगी भट्ट के घर के बाहर, डेरे के बाहर फायरिंग की, और फिर तीफी भट्ट के डेरे के बाहर, और ये को 20 मिनट के वक्फे से फायरिंग हुई। अच्छा, वो भी भाई ये गिरफ्तार भी हो गया था। गिरफ्तार कैसे हुआ था, वो बड़ी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ ये कि इन्होंने फायरिंग की, किसी को पता ही नहीं चला कि फायरिंग किसने की है। इसके साथ जो लड़का शामिल था वो था यही लड़का जिसके भाई की शादी पे गए हुए थे। ठीक है, इस लड़के ने, ये पुलिस वाले का बेटा था, DSP का, इसने कहीं महफिल में बैठे हुए कह दिया कि फायरिंग तैसी की थी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद पुलिस ने इस लड़के को उठा लिया। आल दो उसका बाप DSP था, बट यह है कि उन्होंने उसको पूछ-गूछ की तो उसने कहा कि जी हमने किया, तो पर्चा कटा फिर बलाज के खिलाफ। फिर बलाज को पुलिस ने उठाया, मुकदमा दर्ज हुआ, केस चला, जेल चला गया, और फिर उसके बाद ये लोग जो है बरी होकर बाहर आ गए थे। ठीक है, ये फिर जो दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश थी उसको बड़ा नुकसान, बड़ा धचका पहुंचा इस मामले से, जब इन्होंने घर के बाहर फायरिंग की थी। अब जाहिर है ये फिर मामला चल पड़ा, फिर दुश्मनियाँ आपको पता है चलती रही, बड़ा बच्चा रहा, ये कहीं जाता नहीं था। कोशिश होती थी इनको कि ये कवर्ड रहे। इनका जो घर है, जिसको वाइट हाउस भी कहा जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर है, वो भी मैंने वीडियोस में भी देखा है, तो उसमें भी यही था कि जी वहाँ बड़ा वो कवर्ड है, और बड़ा समझ ले कि हर तरफ मुहाफ़िज़ और ये होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है ये एक वाक़या होना था, और वही हुआ कि जी इसको शादी पे ले गए, और शादी पे जब ये गया, वहाँ की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, हमारे नाज़रीन ने भी देखी होंगी, तो वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेट ये वाक़या हो गया कि जी शूटर्स ऑलरेडी इनके पीछे थे, और उसी तरह जैसे इसके बाप को टारगेट करके कत्ल किया गया था, इसके दादा को टारगेट करके कत्ल किया गया था, इसको टारगेट करके बाकायदा तौर पर। और जो मारने के लिए आए लोग थे, हाँ, जो मारने के लिए आए, पहले ये समझा गया कि शायद शूटर अकेला था जिसको मारा गया, मुजफ्फर हुसैन नाम था शूटर का। पहले ये समझा कि शायद ये अकेला है, लेकिन बाद में ये पता चला, जब CCTV फुटेज देखी गई, तो CCTV फुटेज में एक काले रंग का वीगो डाला है, जिसकी नंबर प्लेट भी जाली है, उसका भी रिकॉर्ड आ गया हुआ है। ठीक है, अपनी वीडियो में भी मैंने उसका जिक्र किया। वो डाला, उसमें 3 से 4 लोग और भी सवार थे, उन्होंने क्रॉस फायर किया उस वक्त,
उस बंदे ने मारा है इसको। जब उसने मारा है ना तो दूसरों ने हवाई फायरिंग किया ताकि भगदड़ में जब पता ना चले क्या हुआ है। इसके गार्ड्स ने, अब ये दो इतलात है, इसके गार्ड्स कहते हैं कि जी मतलब है उन्हीं की फायरिंग से मरा है वो जो शूटर है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं, पुलिस कहती है कि जी इसके गार्ड्स की फायरिंग से मरा है मुजफ्फर हुसैन, ठीक है, वो भी अभी मामला है। उन लोगों ने जो ही ये फायरिंग की उसके बाद फ़ौरन वो निकले। ब्लैक वीगो सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए निकला है 10:43 PM, ठीक है, 10:43 पे, और वो वहाँ से निकला और निकल के जो है वो लोग फ़रार होने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके साथ ये हो गया कि इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके कज़न्स वगैरह बताते हैं कि सांसें इसकी आ रही थी, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके ज़ाहिर है खून ज़्यादा बह गया था और बाकी भी वो मामला थे, तो इसकी डेथ हो गई। ये वजह बनी थी इस अमीर बालाज के कत्ल की। अब इसको देखें आगे, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इसका जो दूसरा भाई वो एडवोकेट है जिसकी मुद्दत में ये पर्चा दर्ज हुआ है, अब वो इस केस को कैसे लेके चलता है, दुश्मनी तो अब हो गई। अब इसमें से एक मुलज़िम जो दो मरकज़ी मुलजमान है, तीफी बट फरार हो गया है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकला है वो, ठीक है, उसका भी ट्रैवल हिस्ट्री आ गई है। और दूसरा जो गोगी है उसके वाले से मुझे पता है कि वो फरार हो गया, पुलिस कह रही है कि जी वो पाकिस्तान में है और वो छापे भी मार रहे हैं, ठीक है। जी 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 प्लीज़। तो मैं जैसे आपको बता रहा था फयाज भाई कि जी तीफी बट जो है ना वो फरार है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ये कह रही है कि जी हम रेड वारंट निकालेंगे, इंटरपोल से रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हम पहले भी मुलजमान को लाए हैं, अब भी लाएंगे, कोशिश कर रही है पुलिस, कोशिश कर रही है। अब इस कोशिश में पुलिस कितने हद तक कामयाब होती है देखना पड़ेगा, इसलिए कि जाहिर है आपको पता है जो पुलिस के मामला हैं अक्सर बातें करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो दुश्मनी होती है ना ये बड़ी बुरी चीज़ होती है, इसलिए वो कहते हैं ना कि गुस्सा जो है ये शैतानी चीज़ है। अगर आप उस वक्त उस गुस्से को रोक लें, जैसे अब ये बेचारा अभी नौजवान चला गया, इसका कसूर तो कोई नहीं था ना, तो यंग आदमी था, लेकिन इसके जो दादा से उस वक्त जो भी गलती हुई या गुस्सा हुआ या नहीं भी गुस्सा था तो उसकी खमियाजा आज तक पूरी नस्ल भुगत रही है। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। और जो लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं उनको भी ये यकीन होना चाहिए कि एक दिन उन्होंने इस दुनिया से जाना है। रहना किसी ने ही नहीं, शायद भाई रहना किसी ने भी नहीं है, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे जब आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आप इतने बंदे जो है वो मार के आ गए। तो हमारा ईमान है कि जी एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये तो आपको पता है कि ये तो बहुत जायदादें, रुपया, पैसा, सोचे शायद भाई आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, 100 साल बाद आज जो 7 अरब इंसान है, 2024 है, और जब 2124 में इस जगह पर पता नहीं कौन होगा, क्या होगा 7 अरब इंसान रिप्लेस हो चुका होगा। और अगर वो इंसान कहे ना जी वापस आना चाहे तो उन्हें यहाँ पे लोग वो अपनी जगह भी ना पहचान सके, मालिक कोई और होंगे। तो आज से जो 100 साल पहले जो इस जगह के मालिक थे उनका हमें नाम भी नहीं मालूम कि इस जगह पे कोई तो उस टाइम रहता होगा, कोई था। तो ये जायदादों ज़मीनों के लिए खुदारा इस नहज तक ना लेके जाएं, अपनी नस्लों को दुश्मनियों की भेंट मत चढ़ाएं। और अब भी वक्त है कि कोशिश करें इस मामले को सुलझाएं ताकि आने वाले जो बच्चे हैं आपके इस किस्म के घनौने जो अंजाम से बच सकें। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सबको मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह निगहबान।